हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं यूपी पीजीटी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1। इससे पहले हम टीजीटी के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और उसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट कह रहे थे कि पीजीटी का भी लेके आइएगा। तो आज हम पहले प्रैक्टिस सेट के साथ आ गए हैं और इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा। 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ग्रामर से रहेंगे और 30 क्वेश्चन लिटरेचर से रहेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करके ज़रूर बताइएगा और आप अपनी नॉलेज टेस्ट करिए इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो हम सबसे पहले लिटरेचर को करेंगे, लिटरेचर वाले पार्ट को करेंगे, ग्रामर वाले पार्ट को बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसमें ग्रामर का पार्ट ऊपर दिया हुआ है। तो 21st क्वेश्चन से लिटरेचर स्टार्ट है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्रामर को हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है लिटरेचर का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो लिटरेरी टर्म से है। कोरस, कोरस किसको कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप आराम से पॉज करके इन आंसर्स को, ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद राइट आंसर देने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है, कोरस किसको कहते हैं, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग इन यूनिसन सॉन्ग्स दैट प्रोवाइड कॉमेंट्री एंड समटाइम्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्ले। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक साथ गाते हैं और कमेंट्री और कभी कभी प्ले की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कोरस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूल इन किंग लियर, फूल इन किंग लियर, एनोबार्बस इन एंटनी एंड क्लोपेट्रा, थेवसाइड्स इन ट्राइलस एंड क्वेसिडा आर इंस्टेंसेस ऑफ। तो ये जो है फूल, एनोबार्बस और थेवसाइड्स, ये किस तरह के करेक्टर हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, पेस्टोरल, एक्शन, डोमेस्टिक या कोरल। तो जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है, कोरल। अब कोरल करेक्टर किसे कहते हैं? कोरल करेक्टर वो करेक्टर होता है जो प्ले के एक्शन के बारे में कमेंट्री करता रहता है। ये आपने इन तीनों को देखा होगा, अगर आपने ये प्लेज पढ़े होंगे, ये प्ले के एक्शन के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट्री जो है वो अपनी करते रहते थे, तो इनको बोलते हैं कोरल करेक्टर्स। डी ऑप्शन करेक्ट है। 23rd है, इसमें ये आपकी वोकेबलरी टेस्ट हो रही है यहाँ से। अ वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज। ठीक है, और साथ में ये क्वेश्चन लिटरेरी टर्म से भी है। ठीक है, तो ऐसा वर्ड जो कि जिसका मीनिंग ख़त्म हो जाता है जब उसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा होगा? वैसे तो कुछ लोग अगर जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो वो यूजलेस भी मार के आ सकते हैं, लेकिन लिटरेचर की भाषा में इसे बोलते हैं क्लीस। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे 24th, द टर्म फॉर सेइंग वन थिंग एंड मीनिंग अनदर, ये भी क्वेश्चन लिटरेरी टर्म से है। ठीक है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस लिटरेरी टर्म को क्या बोलते हैं जिसमें कहीं एक चीज जाती है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? आयरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरनी। अनस्टेबल आयरनी किसे कहते हैं? अच्छा, इसमें भी 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी आपका लिटरेरी टर्म से, काफी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में लिटरेरी टर्म से, आप चारों ऑप्शन पढ़ना। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये अ टाइप ऑफ irony where author's real meaning is unclear and the reader finds it difficult to determine whether the author is expressing his real views। तो इसमें ये है कि ये एक ऐसे टाइप की irony होती है जिसमें ऑथर का पहली चीज़ तो रियल मीनिंग अनक्लियर होता है, अस्पष्ट होता है, और रीडर को डिफ़िकल्टी होती है ये पता लगाने में कि ऑथर अपने रियल व्यूज़ को ही एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल आयरनी बोलते हैं। ठीक है, आगे है, ये क्वेश्चन आपका शेक्सपियर से है। उनका एक प्ले था रोमियो एंड जूलियट, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो रोमियो पॉइजन जो है वो कहाँ से लेता है? अगर आपने प्ले अच्छे से पढ़ा है तो आप बता दोगे, सी ऑप्शन करेक्ट है, एपिथोकैरी। ठीक है, द सेटिंग ऑफ मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये भी आसान क्वेश्चन है अगर आपने प्ले पढ़ा है। इसकी सेटिंग कहाँ पे? एथेंस में है। देयर थीसिस इज गेटिंग मैरिड टू इन द प्ले अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। ये जो थीसिस है वो किससे शादी कर रहा है? तो किससे कर रहा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, हिपोलिटा से। आगे देखते हैं, 29th है, ये भी अ मिड समर नाइट ड्रीम से क्वेश्चन है। हर्मिया इज इन लव विद, हर्मिया किसके साथ प्यार में है? किसके साथ है? 4 ऑप्शन है, लाइसेंडर, सी ऑप्शन। 30th है, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर वी हैव टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हियर। ये लाइन जो है वो किसके एपिटाफ में आती है? तो बहुत ही फेमस एपिटाफ है ये इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर में, और पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, शेक्सपियर। काफ़ी लंबा एपिटाफ है, यहाँ पे पूरी जो लाइन्स है वो लिखी नहीं गई हैं, लेकिन हिंट काफ़ी है किसके एपिटाफ से ये लाइन्स ली गई हैं, शेक्सपियर।
आगे देखते हैं 31st। शेक्सपियर probably worked with someone in the last two parts of Henry IV and Richard III. Who is he? ठीक है, कौन सा राइटर ऐसा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा स्पेकुलेट किया जाता है कि शायद शेक्सपियर ने उनके साथ काम किया होगा कोलोब्रेशन में हेनरी सिक्स और रिचर्ड थर्ड को लिखने में। तो उस राइटर का नाम है मार्लो। ठीक है, आगे देखते हैं विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। ये वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है और ये क्या है, ओड है, लिरिक है, नैरेटिव पोयम है, सोनेट है। तो ये क्या है, नैरेटिव पोयम है। अच्छा, नैरेटिव पोयम इस तरह की एक पोयम होती है जिसमें कोई स्टोरी को नैरेट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट है 1807 में। वर्ड्सवर्थ रिकॉल्स चैटरटन एंड वार्न्स इन द पोयम। ये दो पोएट थे, इन पोएट्स को वर्ड्सवर्थ रिकॉल करते हैं अपनी किस पोयम में। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब देखो इसमें लाइसिडास तो इनकी है ही नहीं, ना इनकी एडेनिस है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही रूल आउट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनके वर्क ही नहीं है। बचे ये दो, विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस और सॉलिटरी रीपर। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं होम द पोएम विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस डेस्क्राइब्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस में, एक ओल्ड मैन के बारे में, जो कि क्या होता है, एक लीच गैदरर होता है। आगे प्रीलूड का सबटाइटल क्या है, तो प्रीलूड का सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। आगे देखते हैं 37 है द प्रीलूड इज इन 14 बुक्स, 18 बुक्स, 20 बुक्स, नन ऑफ दीज। तो प्रीलूड में कितनी बुक्स हैं, 14। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं वॉल्ट विटमैन, ये अमेरिकन ऑथर हैं वॉल्ट विटमैन। ठीक है, वो कब पैदा हुए थे, तो चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पहले तो इसमें ए ऑप्शन सही है 1819। ठीक है, आप चार अमेरिकन ऑथर पढ़ेंगे पीजीटी के सिलेबस में, जिसमें 1874 में आप मुझे बताइएगा कौन पैदा हुए थे, कौन से अमेरिकन ऑथर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और 1899 में कौन से हुए थे। ठीक है, और एक मैं आपको और टास्क देता हूँ 1897, ये आपको चारों बताने हैं। आगे देखते हैं विच राइटर एडिटेड ब्रुकलिन डेली ईगल, किसने एडिट किया था, तो चार ऑप्शन है अगेन आपके पास, और चारों अमेरिकन ऑथर हैं। ठीक है, तो वॉल्ट विटमैन ने एडिट किया था। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न ऑन, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कब पैदा हुए थे, चलो एक ऑप्शन जो अभी मैंने ऊपर आपको टास्क दिया था उसमें से कम हो जाता है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो थे वो पैदा हुए थे 1874, 26 ऑफ मार्च 1874। ठीक है, आगे देखते हैं 41 है विच पोएट इज नोन एज था, ये वूलर नहीं होगा, ये होगा वूवेल। ठीक है, गलत लिख गया, वूवेल डिपिक्शन ऑफ लाइफ। तो कौन से पोएट हैं, चार ऑप्शन है आपके पास, कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, और चौथा क्या है, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अपने वूवेल डिपिक्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे वॉज बॉर्न ऑन, ये कब पैदा हुए थे, 21 ऑफ जुलाई 1899। हु वॉज रिपीटेडली रिजेक्टेड फॉर मिलिट्री सर्विस बिकॉज ऑफ अ डिफेक्टिव आई, कौन बार बार रिजेक्ट किए गए अपनी डिफेक्टिव आई की वजह से मिलिट्री सर्विस में, तो वो थे हेमिंगवे। ठीक है, फिर भी ये किसी ना किसी तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एंटर कर ही गए थे। टू होम कॉल्ड क्रिटिक डब्ल्यू, ये क्लॉक नहीं है, डब्ल्यू ओ कॉर्नर गुड ग्रे पोएट, किसको कहा है, डब्ल्यू ओ कॉर्नर एक क्रिटिक थे, उन्होंने किसको गुड ग्रे पोएट कहा है, तो किसको कहा है, वॉल्ट विटमैन को कहा है। चार ऑप्शन है आपके पास, वॉल्ट विटमैन उसमें से करेक्ट है। हु वॉज अ पोएट, पार्ट टाइम जर्नलिस्ट, कारपेंटर एंड अ हाउस बिल्डर, ये चारों चारों कौन थे, तो वॉल्ट विटमैन थे। देखो पोएट तो ये इनका पैसन था, ये खुद से इस फील्ड में आए। बाकी कारपेंटर, हाउस बिल्डर इनके फादर का प्रोफेशन था, उस वजह से ये इनको करना पड़ा। और जर्नलिस्ट ये भी इन्हें अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए ये काम भी करना पड़ा। 46 है व्हेन डिड फ्रैंकलिन इवान वाई वॉल्ट विटमैन पब्लिश, तो फ्रैंकलिन इवान वॉल्ट विटमैन का एक वर्क था, ये कब आया था, चार ऑप्शन है आपके पास, 1842 में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज फॉर फर्स्ट टाइम इन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज जो है वो 4 बार मिला था। ठीक है,
और पहली बार मिला था 1924 में इनके एक वर्क द न्यू हैम्पशायर के लिए, एक पोइट्री कलेक्शन था। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें अगला क्वेश्चन यही है कि पुलित्जर प्राइज इन्हें कितनी बार मिला था, तो कितनी बार मिला था, 4 बार। व्हेन डिड इन अवर टाइम पब्लिश इन न्यूयॉर्क, तो ये हेमिंगवे का एक वर्क था इन अवर टाइम, ये कब पब्लिश हुआ था, 1925 में। ये अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हु डिक्लाइन टू मैरी हेमिंगवे, किसने हेमिंगवे से शादी करने को मना कर दिया था। 4 ऑप्शन है, इजाबेल है, एग्नेस है, मार्था है, मैरी है। तो देखो, मार्था और मैरी तो इनकी वाइफ्स थी। हेमिंगवे की 4 बार शादी हुई थी। ठीक है, तो उसमें मार्था और मैरी इनकी वाइफ्स के नाम है। एग्नेस एक रेड क्रॉस नर्स थी जिसने हेमिंगवे से शादी करने को मना कर दिया था। ठीक है, तो ये तो लिटरेचर का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। देखो नीचे आंसर की भी है, ये पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी अगर आप चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चैनल का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे, ज़्यादा महंगा नहीं है, 89 में टीजीटी वालों के लिए, 159 में पीजीटी वालों के लिए। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी पीडीएफ्स भी ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा जो मेरे पेड नोट्स हैं लिटरेचर और ग्रामर के, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं जो ग्रामर वाला पार्ट है उसको देखते हैं। सी सेड टू मी आई नो यू एंड योर पेरेंट्स, तो इसमें स्पीच को चेंज करना है तो 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, नो का हो जाएगा न्यू। अच्छा, आई, ये अगर नरेशन आपने पढ़ा है तो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही सी दे इट एट्सेट्रा। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो हमेशा किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन कैसा है, फर्स्ट पर्सन है आई, तो ये किससे चेंज होगा, ये आपका सी से चेंज होगा। ठीक है, तो आई की जगह पहली चीज़ तो सी आ जाएगा। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी जगह क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगा। अब देखो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद ये भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, और बाकी सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सी टोल्ड मी डैट सी न्यू मी एंड माई पेरेंट्स। ठीक है, तो ये नरेशंस के कुछ बेसिक से रूल्स हैं, अगर आप ध्यान रखोगे तो ईजिली बना लोगे। आगे देखो, आई सेड टू हर यू मस्ट फिनिश योर वर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे यू योर कैसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये हर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे हर आ जाएगा, इतना तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, तो यहाँ पे टोल्ड हुआ है लेकिन यहाँ पे यू का यू हुआ है तो ये खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे हर है जो मैंने कहा था। ठीक है, तो ये तो सही है। अब इसमें जो गलती है, मस्ट के साथ इन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी तो ये ऑप्शन भी हट गया। मस्ट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो जो बचा ऑप्शन वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आई टोल्ड हैव डैट सी मस्ट फिनिश हर वर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। आगे देखते हैं, सिनोनिम ऑफ बैफल। बैफल का सिनोनिम क्या होगा, तो बैफल का मतलब है एकदम बौखला जाना। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ बारबेरियन। बारबेरियन कैसा पर्सन होता है, जो असभ्य होता है, अनसिविलाइज्ड होता है, तो अनसिविलाइज्ड तो इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा सिविलाइज्ड। आगे देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सी होगी, अब देखो इसमें से ये स्पेलिंग तो करेक्ट है, लाइसन, इसका मतलब होता है संपर्क या कोई संबंध। ठीक है, अब ये गलत है, हैम और हेज की स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, रेफरेंस की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। अब ये आप लोग अपने आप चेक करना गूगल से, चलो इसकी मैं बता देता हूँ। HAE होता है, HAMORRHAG, ये होती है हैमर हेज की स्पेलिंग। ठीक है, रेफरेंस की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है। अच्छा, अकोमोडेट की स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए। ठीक है, ए और डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग। अब देखो इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है, विनर की स्पेलिंग सही लिखी है, वेंडलिज्म की भी सही लिखी है। इसमें तो इनकरेक्ट पूछना चाहिए था ना, क्योंकि बेंजियंस की स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, इन दोनों की स्पेलिंग सही लिखी है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट इन पैसिव वॉइस। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में नहीं है, तो इट कैन बी डन बाई यू, ये पैसिव वॉइस में है। गुड मार्क्स विल बी गॉट बाई देम, ये भी पैसिव में है। सी माइट वेज दिस ऑब्जेक्शन, ये एक्टिव में है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस, तो आप पढ़ना,
तो इसमें एक्टिव वॉइस कौन सा है, हु विल फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन, ठीक है। 9th है फाइंड आउट द एक्टिव वॉइस, इसमें भी एक्टिव वॉइस ढूंढना है, तो आप चारों ऑप्शन देखना, बी ऑप्शन करेक्ट है, योर हेल्थ ब्रीज में। आगे देखते हैं, इसमें पैसिव वॉइस हमें देखना है कौन सा पैसिव वॉइस में, तो कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है, लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स। 11th है, इसमें भी हमें पैसिव वॉइस ढूंढना है कौन सा पैसिव वॉइस में है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, इसमें पैसिव वॉइस देखना है कौन सा पैसिव वॉइस में है, तो कौन सा है, आराम से दिख रहा होगा आपको, डी ऑप्शन, आ रिप्लाई हैड टू बी सेंट बाई मी। अच्छा, ये सारे एक्टिव पैसिव की बहुत सारे क्वेश्चन है इस वाले सेट में। देखते हैं इसमें कौन सा पैसिव वॉइस में है, ये है गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस। आगे देखते हैं, अच्छा कोशिश करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में एक जैसे क्वेश्चन ना डालें, क्वेश्चन जो है वो पूरे सिलेबस से डालें ताकि आपकी कंप्लीट नॉलेज जो है वो टेस्ट हो सके। तो अगला प्रैक्टिस सेट हम थोड़ा सा बेटर डिजाइन करेंगे इससे, ठीक है। देखते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। तो द क्राउड तो पहले आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, तो वॉच के साथ आईएनजी नहीं लगेगा पैसिव में, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा द क्राउड वॉज बीइंग फोर्स्ड बाई जैक, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, 15 देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू बाई अ बुक, तो इसका हमें पैसे बनाना है, तो क्या ही वॉन्ट्स टू अ बुक, ही वॉन्ट्स अ बुक टू बी बॉट हो सकता है, अ बुक इज बॉट बाई हिम नहीं होगा, अ बुक इज वॉन्टेड टू बाई हिम नहीं होगा, ही वॉन्ट्स टू बी बॉट बाई अ बुक ये भी नहीं होगा, तो पहला सही है, ही वॉन्ट्स अ बुक टू बी बॉट, ठीक है, ये इसका पैसिव हो जाएगा। आगे देखते हैं, पीपल से द फॉक्स इज कनिंग, इसका पैसिव बनाना है, द फॉक्स इज बीइंग कनिंग नहीं, अ फॉक्स इज सेड टू बी कनिंग ये हो सकता है, ठीक है। द फॉक्स सेज दैट पीपल आर बीइंग कनिंग ये नहीं होगा, द पीपल सेड दैट फॉक्स इज कनिंग ये भी नहीं होगा, द फॉक्स इज सेड टू बी कनिंग ये सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें क्या है, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाई अस दैट ही वुड बिहेव इन सच अ वे, इसका एक्टिव बनाना है, ठीक है। तो देखो, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर ऑफ हिम हो सकता है ये। आगे देखते हैं, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दैट ही बिहेव्स इन सच अ वे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव में ही है, ठीक है। आगे, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर ऑफ हिम, ये तो सेम है ना, ए और सी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। वी हैव नॉट एक्सपेक्टेड सच बिहेवियर, तो जो ए और सी ऑप्शन है ये दोनों ही एक जैसे हैं और ये दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें हमें एक्टिव वॉइस बनाना है, आई शैल बी ऑब्लाइज टू गो, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सर्कमस्टेंसेस ऑब्लाइजेज मी टू गो हो सकता है ये, सर्कमस्टेंसेस विल बी ऑब्लाइज टू गो ये नहीं होगा, सर्कमस्टेंसेस शैल गो एंड ऑब्लाइज मी ये भी नहीं होगा, सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल आ रहा है, ये फ्यूचर टेंस में, ये भी फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, 19th है, इट इज़ हार्ड टू सेटिस्फाई एवरीबडी, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसमें हम देखेंगे 4 ऑप्शन है, इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी टू बी सेटिस्फाइड, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। अगला देखते हैं, इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी टू हैव सेटिस्फैक्शन नहीं, एवरीबडी इज हार्ड टू हैव सेटिस्फैक्शन नहीं, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड हार्डली नहीं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। आगे देखते हैं, अब इसमें हमें एक्टिव वॉइस पता लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं, आफ्टर सर्चिंग मी द पुलिस सेट मी फ्री ये सही है, आफ्टर हैविंग बीन सर्च पैसिव वॉइस है, लेट इट बी डन पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आप मुझे बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, और अगला प्रैक्टिस सेट जो हम लेके आएंगे वो थोड़ा सा डाइवर्स होगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन जो हैं वो हर टॉपिक से होंगे, क्योंकि इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ से मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो अगले प्रैक्टिस सेट में हम कवर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑथर कवर करें और ग्रामर को भी अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो दमदार आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।